एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ छोटे छोटे सवाल जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी उस पे बेस्ड हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और इनका एम ये है कि आपका जो थ्योरी आपने अभी सीखा है वो आपको रिवाइज हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि यार मैं अब ये कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक चीज और ध्यान रखिए, सवाल आपको याद हो या ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस लेक्चर के बाद इन सारे सवालों का जवाब दे पाएं, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी ऐसे टेंशन ना लें कि यार ये सवाल तो मुझे याद ही नहीं हुए। आप दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा सवालों को जो है सॉल्व करें, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड आल्सो ऑन ब्लैंक स्पेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की कौन कौन सी बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये तो हुआ मटेरियल की बात हो गई, ये बात हुई लेंथ की, ये बात हुई एरिया की। तो मैं कह सकता हूं उसकी फिजिकल शेप एंड साइज पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहां पे डायमेंशन वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं, शेप एंड साइज भी लिख सकते हैं, या लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हैं। तो याद रहेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के साथ मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी है बढ़ता है, सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टिविटी है वो कम होता है, ठीक। और मेटल्स का रेजिस्टिविटी काफी कम होता है, सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी और भी ज्यादा होता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टिविटी और भी ज्यादा होता है। टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का और मेटल का बढ़ता है। आगे सवाल है हमारे पास 2 और पेज नंबर 96 से लिया है। हाविंग यानी कि हाफ कर दिया है एरिया को आधा कर दिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर बाय डिवाइडिंग द कंडक्टर इनटू 2 बाय कटिंग इट लेंथवाइज डबल्स इट्स रेजिस्टेंस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास एक कंडक्टर है लाइक दिस, और इस कंडक्टर को लेंथवाइज हमने आधा कर दिया है। इस कंडक्टर को लेंथवाइज जो है हमने आधा कर दिया है लाइक दिस। इस तरीके से आधा कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडक्टर बचेगा ये आधे एरिया वाला, और दूसरा कंडक्टर बचेगा इस तरीके से, ठीक। तो मैं जानता हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए के बराबर। तो लेंथ तो समान रखी है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब R1 इनटू A1 इज इक्वल्स टू R2 इनटू A2। तो पहले रेजिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूं R0 के बराबर था, तो जो एरिया था A0 के बराबर था। बाद में रेजिस्टेंस हो जाता है R2। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो,
ठीक है ना। किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 के अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एरिया कर दिया बाद में A0/2, तो A0 से A0 गया, R2 की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स R0 के बराबर। R2 की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स R0 के बराबर, तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन ट्रू है स्टेटमेंट। इसके बाद पेज नंबर 97 से सवाल नंबर 3 हाजिर है आपके सामने। ओम्स लॉ इज ऑफन स्टेटेड इन इक्विवेलेंट फॉर्म J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर, where J vector is current density and E vector is magnitude. E vector is not magnitude actually, it's the electric field. It's the electric field. The statement is true. Statement is true. बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और यहाँ पे ये J वेक्टर है, ठीक है। ये गलती से आ गया है, गलती से आ गया है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पेज नंबर 97 से। In a conductor, when no potential difference is applied, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी आपको याद होनी चाहिए। यदि कंडक्टर में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंडक्टर में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, इस तरीके से भिन्न भिनाते हैं। एक करेक्ट वर्ड है इसके लिए, भिन्न भिनाना। जैसे मक्खी आसपास जो है मीठे के भिन्न भिनाती है, ऐसे ये भिन्न भिनाते हैं लेकिन जाते कहीं नहीं है, इधर ही आगे पीछे डोलते रहेंगे लेकिन ये जाएंगे कहीं नहीं। इनका एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, या कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी भी 0 के बराबर होती है। लेकिन जब इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अभी भी हिलेंगे डोलेंगे, ऐसे डोलेंगे इधर उधर भिन्न भिनाएंगे, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा जो है वो आगे भी चलते रहते हैं यदि हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएं। हमसे सवाल में कहा है कि एक्सटर्नल फील्ड तो नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड तो नहीं है, अब बताओ क्या होगा। हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी 0। इसके बाद आगे सवाल नंबर 5 जो पेज नंबर 98 से दिया है। इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोंट अकर एट रेगुलर इंटरवल बट एट रैंडम टाइम्स। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, रिलैक्सेशन टाइम इसे कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम इसे कहा जाता है, और इसका सिंबल होता है टाउ, इसका सिंबल होता है टाउ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से नहीं लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सीधी लाइंस में चलते हैं, और
और इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है 0 के बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इनका जो पाथ है, क्योंकि इनके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक थर्मल एजिटेशन की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इनका तो जो पाथ है वो कर्व हो जाता है। ठीक है, इनका पाथ जो है कर्व हो जाता है। ऐसा सवाल आगे भी आएगा। सवाल नंबर 6 हमारे पास है पेज नंबर 99 से। कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर हैज रिलेशन विद नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज सिग्मा इज इक्वल टू me स्क्वायर बाय n into tau. दिस रिलेशन इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है n e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m into tau. ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है n e स्क्वायर बाय m into tau, ना कि m e स्क्वायर बाय n into tau। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद अगला सवाल नंबर 7 पेज नंबर 99 पे। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज ब्लैंक स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इफेक्टिवली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा ऑपोजिट, यहाँ पे आएगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 99 से दिया है। द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम विद मास 63.5 U at 300 K is about। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें टेम्परेचर दिया है तो 3/2 kT ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और इसे मैं लिख सकता हूं किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 200 मीटर पर सेकंड के बराबर। 200 मीटर पर सेकंड के बराबर सॉल्व कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अब इस सवाल को देने का मतलब ये था कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो 10 to the power -3 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में रहती है और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो रहती है 200 मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा जो है स्पीड है इसकी चलने की, लेकिन एक्चुअल में ड्रिफ्ट होने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो मतलब ये भिन्न भिन्नाते हैं बहुत ज्यादा तेजी से, लेकिन आगे जो बढ़ने का इनका रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। इधर उधर जो है ज्यादा ध्यान लगता है, लेकिन एक्चुअल में यदि इनको कहा जाए आगे बढ़ने को तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये एक रेगुलर, एक एवरेज इंडियन पेरेंट की जो है प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा जो है उल्टी सीधी बातों में ध्यान ज्यादा लगता है और पढ़ाई में जो ध्यान है बहुत ज्यादा कम लगता है। यानी कि वो इधर उधर की बातों में ज्यादा जो है अपना दिमाग लगाता है, लेकिन जब एक्चुअल पढ़ाई की बात आती है तो बहुत ज्यादा कम उसका दिमाग चलता है। तो वही बात है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन भी इसी समस्या से पीड़ित हैं कि वो मूव तो करते हैं बहुत ज्यादा तेजी से, 200 मीटर पर सेकंड से कॉपर जो है मूव करता है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब उनके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड की बात की जाएगी तो 10 to the power -3 के ऑर्डर में होने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेट रेशियो आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो 10 to the power -3 के ऑर्डर की होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिग्नल जाता है कंडक्टर में वो अराउंड स्पीड ऑफ लाइट के जैसे, यानी कि 10 to the power 8 के ऑर्डर से वो मूव करता है। 10 to the power -3 मीटर पर सेकंड, 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिलता है 10 to the power -11 मीटर पर सेकंड। 10 to the power -11 मीटर पर सेकंड ये ऑर्डर होगा ये रेशियो का। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आगे सवाल नंबर 10 की बात करते हैं जो पेज नंबर 100 से लिया है। सवाल कहता है आपसे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इट मींस दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये जवाब सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और साथ साथ चलते हैं आगे। ऐसे ही ये तो एक इलेक्ट्रॉन की मैंने तस्वीर बनाई है, ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रैंडम डायरेक्शन में चल रहा होगा, ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रैंडम डायरेक्शन में चल रहा होगा और साथ साथ आगे ड्रिफ्ट हो रहा होगा। तो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की गारंटी नहीं ले सकते। हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कह सकते हैं कि रैंडम मूव करेगा और आगे चलेगा, दो की बात कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये बात सही नहीं है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। ये पेज नंबर 100 से लिया है। Between two successive collisions, path of electron are straight line in the absence of electric field.
but in presence of electric field the paths are generally curved. This statement is बिल्कुल true, बिल्कुल true. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है. एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है और उस एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी आ चुका है और उसके पास थर्मल एजिटेशन की वजह से वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल यदि बन रहा है कोई, तो उसका पाथ कर्व हो जाता है, सब जानते हैं. तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, याद रखिएगा इस बात को. पेज नंबर 100 पे आपको मिल जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें. यहां मोबिलिटी के बारे में पूछा गया है. मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है? तो मोबिलिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है? VD बाय E. VD होता है हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड विच इज इन मीटर पर सेकेंड, और ये होता है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम इसे लिखा जा सकता है. ठीक है, अब इसे आप कर लीजिए सेट M/S और ऊपर आ जाएगा C/N. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख दीजिए वोल्ट पर मीटर लिख दीजिए और मजा आ जाएगा. वोल्ट पर मीटर. ठीक है, वोल्ट पर मीटर लिखना है आपको. मीटर अपॉन सेकेंड और ये V/M, तो आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर, वोल्टेज इनवर्स, वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स. ये आपको ऐसा यूनिट इसका मिल जाएगा मोबिलिटी का. फॉर्मूला याद रखें, आपके सारे सवाल हो जाएंगे मोबिलिटी से रिलेटेड. इसके बाद सवाल नंबर 13 की बात करते हैं. पेज नंबर 101 से लिया गया है. द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड फ्लोइंग करंट I इन सर्टेन मटेरियल्स डिपेंड ऑन साइन ऑफ V. यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करता है. In other words, if I is the current for certain V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce current of same magnitude. One such material is. तो यहां देखिए, कहना ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा मटेरियल तो है जहां पे हम वोल्टेज लगाए हैं ऐसे, मान लीजिए मैंने प्लस V के बराबर वोल्टेज ऐसे लगाया, तो करंट की वैल्यू कुछ और है. लेकिन जब मैंने वोल्टेज लगाया ऐसे V, तब करंट की जो वैल्यू है वो बदल जाती है, I2 हो जाती है. तो ऐसा कौन सा मटेरियल ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है? तो हम कहेंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो डिवाइस ऐसा है जो ऐसा बिहेवियर शो करता है. तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो है पेज नंबर 101 पे. The relation between potential difference V applied and current I flowing through a conductor is not unique. Is not unique. कहीं सुना सुना सा ये लग रहा है. There is more than one value of voltage for the same current. A material exhibiting such behavior is. तो एक ऐसा मटेरियल है जो सेम करंट की वैल्यू देता है, सेम करंट की वैल्यू देता है. मोर देन वन वैल्यू वोल्टेज फॉर सेम करंट. सेम करंट पर डिफरेंट वोल्टेज हमें मिलते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दो से ज्यादा वोल्टेज पर वो सेम करंट देता है. तो ऐसा कौन सा मटेरियल है? वो है GeAs, जर्मेनियम और आर्सेनिक का एक कंपाउंड ऐसा शो करता है. तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे है करंट. तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ हमें सेम करंट मिल रहा है एट डिफरेंट वोल्टेज, V1 और V2. ऐसा इसका ग्राफ होता है. ऐसे यहां पर हमें मिल रहा है कि दो अलग अलग वोल्टेजेस पे हमें सेम करंट की वैल्यू मिल रही है. तो ये GaAs में ऐसा होता है. ठीक है, ये GaAs सॉरी गैलियम और आर्सेनिक का कंपाउंड है, नॉट जर्मेनियम, गैलियम. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पेज नंबर 102 पे दिया है. मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी इन द ऑर्डर this much ohm meter to this much ohm meter, and semiconductor like graphite and silicon, its order is from this to this respectively. तो हमें यहाँ पे ऑर्डर फिल करना है. हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है. तो यहाँ पे 10 to the power -8 से 10 to the power -6 ये मेटल के लिए होता है, 10 to the power -8 से 10 to the power -6, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए 10 to the power -5 से 10 to the power 3 होता है. 10 to the power -5 से 10 to the power 3 और 10 to the power 3 से 10 to the power 8 होता है इंसुलेटर्स में. तो याद रहेगा, स्टार्ट हो रहा है 8 से 6, फिर 5 से 3 और फिर 3 से 8. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पेज नंबर 104 पे. मटीरियल्स आर लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन
are widely used in wire bound standard resistors since the resistance value would change very little with temperature. तो टेम्परेचर के साथ इनके रेजिस्टेंस का वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा कम होता है, या कह सकते हैं कि जो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है. अल्फा इज वेरी लेस, अल्फा इज वेरी लेस होता है इन मटेरियल्स का. अल्फा कौन सा समझ गए ना कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है ना. इसमें जो अल्फा आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा कम होता है इन मटेरियल्स का. तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड चीजें बनाने में, स्टैंडर्ड चीजें बनाने में. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 110 पे दिया है. द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल. EMF of a cell is potential difference between the positive and negative electrode of cell when करंट जो है जीरो के बराबर हो, या कह सकते हैं कि सर्किट जब ओपन हो. तो यदि सर्किट ओपन है, सर्किट यदि ओपन है यानी कि करंट जीरो है, तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस EMF के बराबर होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जब ओपन सर्किट होता है तब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पेज 116 पे दिया है. The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in a loop is zero. This rule is a statement of rule Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's mesh law का ये स्टेटमेंट है. इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ, पेज नंबर 119 पे दिया है. The Wheatstone bridge and its balanced condition provide a practical method of determination of unknown resistance, unknown resistance. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं. An error in measurement of resistance R by meter bridge method can be reduced. हम क्या चाहते हैं कि unknown resistance का मेजरमेंट में जो एरर है वो रिड्यूस हो जाए by adjusting balance point on wire near the midpoint. यदि हम बैलेंस पॉइंट को मिड पॉइंट के पास रखते हैं, यानी कि लगभग 50, 51, 55, 60 और 48, 45, 40 के आसपास यदि हमारा बैलेंस पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं. जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट आने वाली है. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सवाल था. आप वीडियो के कमेंट में लिख के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. आपकी यदि थोड़ी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.